हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे, जो कि क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का ये सब्जेक्ट होने वाला है कि नहीं। जो पार्ट ए है आप लोगों का, वो है आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग धीरे धीरे कवर कर ही रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक अब शुरुआत भी नहीं करा है तो एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हम लोग पूरे लाइन से पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के समय 1947 तक हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी भाई। 1947 के बाद मतलब एक तरीके से जब आज़ाद हुआ तो 1950 में प्लानिंग हुआ। अब प्लानिंग होने के बाद 1990 तक हमारा इकोनॉमी किस तरीके से चला, ठीक है, ये दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 1991 में क्या रिफॉर्म हुआ, मतलब किस तरीके का रिफॉर्म हुआ हमारे देश में, वो भी पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आगे हम लोग शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो इसी को अगर नज़र लगाया जाए, अगर इसको एक बार फटाफट, तो इसमें देखा जाए कि फर्स्ट पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। जो पहला टॉपिक होगा वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, जब इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग आज़ाद हुए तब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। दूसरी की एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालत था, इंडस्ट्री सेक्टर का क्या हालत था, और फॉरेन ट्रेड का क्या हालत था। और बाकी सारा जितना भी टॉपिक होगा वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये वाला हम लोग किस में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। क्लियर। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, जैसे कि मैं जिस तरीके का पीपीटी से पढ़ाता हूँ, अगर वो पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस पर जो है वो व्हाट्सअप करके आप लोग ले सकते हैं, या फिर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, टेलीग्राम का चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से हम लोग। ठीक है, पहला चीज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडिया का प्रेजेंट इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ करंट मेकिंग। आज जो हमारे भारत देश का जो कंडीशन है वो आज का ही सिर्फ नहीं है, वो सालों सालों से उस तरीके से इवॉल्व होकर हमारी इकोनॉमी आई है। और आज जो कंडीशन है वो सिर्फ आज की वजह से नहीं है या पिछले 10 सालों की वजह से नहीं है, वो बहुत सालों की वजह से ये हमारी इकोनॉमी की कंडीशन रही है। व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश, जब ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जा रहा था, तो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी 200 साल तक ब्रिटिश जो था हमारे देश में राज किया। तो हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को लास्टली हमने क्या करा, आज़ादी हम लोगों को मिला। ठीक है, देखिए जब आज़ादी मिला तो हम लोग यहाँ पर शानदार तरीके से हमने आज़ादी तो ले ली, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहा ब्रिटिश के समय वो देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ नेवर मेड एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, क्या है कि अगर ब्रिटिश को देखा जाए तो ब्रिटिश, इसको ना कहानी के तौर पर देखिएगा तो और भी समझ में आएगा, और भी शानदार तरीके से आप लोगों को एक एक कर समझ में आएगा। और इसी तरीके से आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को एक दिमाग में बैठ जाए किस तरीके से हमारी इकोनॉमी 1947 के बाद जो है वो चली, और किस तरीके से हमारे देश के इकोनॉमिक्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या फिर हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। तो देखा जाए जो ब्रिटिश था वो कभी भी ऑनेस्ट अटेम्प्ट, मतलब ईमानदारी से हमारी जो नेशनल इनकम है अगर बोल दिया जाए, या फिर पर कैपिटा इनकम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे देश के लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। हमेशा से ये प्रयास रहा था किसका, ब्रिटिश का, कि हमारे देश के लोगों लोगों का इनकम जो है और कैसे डिक्रीज किया जाए ताकि हम लोग और भी राज कर पाएं। ठीक है, अ फ्यू इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट सच इनकम इल्डेड क्लैशिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये ट्राई करा बाद में चलकर क्या, कि 1947 के बाद, कि यह क्या प्रयास करा भाई, कि हमारे देश में एक एस्टिमेट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। और डेटा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, और हम लोग ये जान पाएंगे कि हम लोगों को और भी कितने आगे। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये भी ना रहे कि भाई तुम 40% ला रहे हो एग्जाम में, तो 40% से 70% कैसे जाओगे, 70% से 80% कैसे जाओगे, 80% से 90% कैसे जाओगे। तो डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कौन कौन से जो एस्टिमेट करने वाले इकोनॉमिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिगबई और फिंडले साइरस और वीके आरबी राव, ठीक है, और आरसी देसाई, एंड जिसने क्या करा था,
कि ब्रिटिश के पीरियड में उन्होंने ट्राई करा था कि भाई किस तरीके से हम लोग अपने देश की पर कैपिटा इनकम को जाने, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे देश की इकोनॉमी क्या थी? तो पहला, कॉलोनियल इकोनॉमी। द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी हैज अ डीप इम्पैक्ट इन ऑन इंडिया। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से ब्रिटिश ने क्या करा था, हमारे देश में जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन बना के रखी थी, वो उसका जो इम्पैक्ट था हमारे देश के हर एक लोगों के अंदर था, क्योंकि हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुका था, डिप्लीटेड हो चुका था, बैकवर्ड जा चुका था, मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी, मतलब हम लोग इतना पीछे हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश कभी भी हमारे देश के लिए उन्नति का काम नहीं किया, अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। और हमारी दूसरा चीज़ क्या है कि क्या था हमारा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब लैंडलॉर्ड आर क्रूएल टू द कल्टिवेटर्स एंड यूज टू चार्ज अ हाई लगान रेट इन द रिटर्न। क्या था? जमींदारी सिस्टम था। क्या था? जमींदारी। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि वो एक बंदा रूल नहीं करता था। जमींदार किससे लेता था पैसा? वो जो फार्मर्स होता था उससे वो पैसा लेता था, और वो डायरेक्टली किसको जाके बेचता था? ब्रिटिश को, या ब्रिटिश को वो लोग जो था वो लगान वगैरह वसूल के देता था। और जो जमींदार था वो, अगर ब्रिटिश ने बोला कि आप 50 रुपये आपको लेना है, तो वो 80 रुपये लेता था उससे। तो कहीं ना कहीं क्या, ज़्यादा लगान वसूलता था, जिसकी वजह से फार्मर का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था। और पहले क्या था कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू ही पैसा कमाते थे और अपनी जीविका को चलाते थे। तीसरा जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो थी पूरी रुक गई थी। अगर बोला जाए कि हमारे देश का रियल आउटपुट उस समय क्या था, 2% से कम था, मतलब लेस देन 2%, एंड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट। और जो हमारे देश की आउटपुट नहीं होता, बोला जाए कि अगर अभी 500 या फिर बोला जाए 500 kg ऑफ पोटैटो एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर उगा रहे हैं, तो वो 1000 हो जाना चाहिए, है कि नहीं, कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गया। लेकिन जो कितने हिसाब से बढ़ रहा था, देखो यहाँ पर 2 गुना बढ़ गया, है कि 2 से इंटू हो गया। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो ग्रोथ था वो कितना था, 0.5%, जो कि बहुत कम था। क्लियर? फोर्थ क्या है, डिप्लीटेड इकोनॉमी एंड डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी पूरा डिप्लीट हो चुका था, मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ जो है हमारी इकोनॉमी में छोड़ा नहीं गया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक तरीके से क्या बोले हम लोग, फॉरेन सेक्टर हो, वो सब सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था। और हमारी इकोनॉमी डेप्रिसिएट कर रही थी, मतलब जितनी इकोनॉमी पहले थी उतनी भी नहीं बची, मतलब जितना हमारे पास एसेट पहले भी था उतना भी नहीं बचा, और सारा बर्बाद कर लिया गया। ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारा लो पर कैपिटा इनकम था, मास इलिटरेसी था, लोग अनपढ़ हो गए थे, क्योंकि लोगों को पढ़ाई वगैरह दिया ही नहीं जा रहा था। लो प्रोडक्टिविटी लेवल, ठीक है, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था, मतलब लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे। तो ये चीज़ जो था वो हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन था, या फिर बोला जाए इंडियन इकोनॉमी का हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालत था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के कंडीशन में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे, अब बोला जाता है कि 85% जो लोग हैं वो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में किस में डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पर, जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मतलब 100 लोग अगर पूरे देश में रह रहे थे, तो वो 85 लोग जो था वो किस पर डिपेंडेंट थे? फार्मिंग एक्टिविटी पर। ठीक है। तो बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। अगर ब्रिटिश रूल से पहले देखा जाए 200 साल पहले, तो वहाँ पर क्या था कि हम लोग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, हम लोग आराम से अपने जीवन को चला रहे थे। इंडिया वाज ग्लोबली नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हमारे जितने भी राजा रजवाड़े थे वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बहुत पहना करते थे। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब सारे में, स्टोन वर्क हो गया, ये हमारे देश में बहुत हुआ करता था। ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और हमारे देश को क्या बोला जाता था? एग्रीकल्चर बेस्ड। ज़्यादातर इकोनॉमी उस वक्त की क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया इज कंप्राइजेज ऑफ 70% ऑफ इनकम जनरेट फ्रॉम द, मतलब 85% जो लोग काम कर रहे हैं वो 70 रुपया, अगर 100 रुपया, मान लो कि 100 लोग अगर 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो पूरा जो टोटल, तो 100 रुपया में से 70 रुपया जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था। क्यों? क्योंकि 85% जो लोग था वो वहीं काम कर रहे थे। ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस 95% वॉज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, वही मैंने बोला 85% इंडिपेंडेंस के समय थे, लेकिन उसके पहले 95% जो लोग थे वो किस पर? एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। एंड बिसाइड अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन अ स्मॉल टाउन एंड विलेज, और जितने भी लोग रहते थे उसका 85% जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? टाउन, ये स्मॉल टाउन्स में या विलेज में रहते थे, जहाँ पर वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को कर कर एक तरीके से अपनी जीविका को चलाते थे बहुत शानदार तरीके से। तो हमारा ये कंडीशन था एक तरीके से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के वक्त।
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया कॉजेज अ स्टैग्नेशन, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो रुक क्यों गया, एक तरीके से उसे बढ़ावा क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहला जो कारण था वो जमींदारी सिस्टम का। जमींदारी में क्या होता था, दो क्लास था इसके अंदर, एक जमींदारी सिस्टम, एक जमींदार और लैंड ओनर। अगर दो क्लास में देखा जाए, एक जमींदार था जिसको लैंड ओनर बोला गया, और एक लैंडलेस कल्टीवेटर। मतलब एक एक मान लो कि ये आदमी क्या किया, इसको, ये जमींदार है, अब ये जमींदार ने क्या करा, इसको जो कल्टीवेटर है या फिर जो बोला जाए फार्मर है, उसको बोला कि इसके पास कोई जमीन नहीं है भाई, इसको बोला मेरे खेत पर काम करो, काम करके सारा जो अनाज था वो ले लेता था ये। अब अनाज ले लेने के बाद कहीं ना कहीं उसको वो देता भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारा जो फसल होता था, फसल तो उगाया जाता था, लेकिन वो फसल जो था वो लोगों का पेट नहीं भर पाता था, वो ब्रिटिश और जमींदारों का पेट भरा करता था, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट फूड जो था वो हमारे फार्मर्स के पास बच जाता था, और बहुत सारे फार्मर जो थे वो भूखे मर जाते थे काम करने के बावजूद भी। दूसरा जो कारण था वो क्या था, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन मतलब उसने बोला, ब्रिटिश ने क्या बोला बाद में चलकर, कि भाई आप लोग अब फूड क्रॉप नहीं उगाओगे। फूड क्रॉप क्या, जो खाना वगैरह का क्रॉप होगा, जैसे मान लो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप उगा रहे हो, या फिर आप मान लो कि आटा चावल गेहूं दाल, तो वो सब चीज़ मना कर दिया गया। उसने क्या बोला कि कैश क्रॉप आप उगाओगे। कैश क्रॉप मतलब जो ज़्यादा पैसा दे रहा हो, जैसे मान लो कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ ना हो रहा हो, जैसे कि मान लो कि इंडिगो वगैरह, जो कपड़ा वगैरह डाई होता है, तो वो सब सारा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो बोला गया उसको उगाने के बारे में बात किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश को ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन फार्मर लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी खाना वगैरह नहीं बच पाता था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, दो चीज़ें पढ़ ली। तीसरा क्या कारण था भाई हमारा एग्रीकल्चर खत्म होने का, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग होना। इंडिया पार्टीशन विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिजल्टेड इन अ फूड क्राइसिस। जब मान लो कि इंडिया जो है वो अलग हुआ, अब इंडिया अलग होकर क्या हो गया, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में अलग हुआ। अब जो बांग्लादेश था वो भी बाद में जाकर पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा जो फील्ड था, मतलब बोला जाए पार्टीशन ऑल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज शॉर्टेज प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल मिल्स ऑफ अहमदाबाद, बॉम्बे एंड द जूट मिल इन कलकत्ता। बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टेज होना शुरू हुआ। बिसाइड द वेस्ट पंजाब एंड द सिंध वेर रीच इन द फूड प्रोडक्शन वेंट टू द पाकिस्तान। उस वक्त का जो वेस्ट पंजाब था और जो सिंध था, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था। जैसा कि बोलते हैं हम लोग, आधा जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है, और आधा जो पंजाब है वो इंडिया में है। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल वगैरह होता था, लेकिन वो अलग होने के बाद अब पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारे देश में भी फूड क्राइसिस हुआ, और पाकिस्तान वालों को थोड़ा दिन तक तो चला, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि पार्टीशन एक बड़ा रोल था, जिसकी वजह से, एक बड़ा चीज़ था जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ा। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। देखो आज हम लोग क्या है कि प्रॉपर तरीके से ट्रैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या खेती वगैरह कर पा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो था वो ब्रिटिश वगैरह नहीं कर रहा था हमारे देश में। वो अपने ब्रिटेन में कर रहे थे, लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश डिड नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि इरिगेशन फैसिलिटी कैसे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ की फसलें और भी अच्छे तरीके से हो, और जिसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस होने लगा हमारी प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी या लैंड की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश के लैंड पर पड़ा, और लोगों का जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी था वो खत्म हुआ। ठीक है, अब जो दूसरा है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत था, मतलब सेकेंडरी सेक्टर। कहीं बोला जाता है कि तीन सेक्टर होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। आपने 10th में भी पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर जहाँ से सामान उगाया जाता है, मतलब जहाँ पर एक तरीके से रॉ मटेरियल उगाया जाता है। जैसे बोला जाए कि जहाँ, जैसे वीट है, वीट क्या है, एक तरीके से प्राइमरी चीज़ों में आ गया, क्योंकि प्राइमरी वो ज़मीन के अंदर से उगाया जा रहा है। अब उसी वीट का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री में बना रहे हैं। तो हमारा ये खराब था, प्राइमरी सेक्टर खराब था, तो सेकेंडरी सेक्टर कैसे मजबूत होता भाई, है कि नहीं। तो इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, तो बोला जा रहा है एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो द इंडिया वॉज अनेबल टू डेवलप अ प्रिफरेबल इंडिया इंडस्ट्रियल बेस। मतलब हमारे देश में इंडस्ट्री को लगाने दिया ही नहीं गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके वजह से हम, एक तो पहली बात तो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिया गया,
क्यों? क्योंकि द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और जब हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट लोग बहुत यूज़ किया करते थे या फिर बहुत लोग एम्प्लॉयड थे उससे, ठीक है। जहाँ पर क्या थे, लोग जो थे कपड़ा वगैरह बनाते थे हैंड से बनाते थे। अब जब हैंड से बनाते थे तो मार्केट में बेचते थे। अब ठीक है, अब ब्रिटिश ने क्या करा, हमारे देश से कॉटन वगैरह जो है वो रॉ मटेरियल जो वो अपने देश ले गए। अब अपने देश लेके वो फिनिश्ड गुड हमारे देश में लाके बेचते थे सस्ते दामों में, जिसके वजह से ये सब सारा जो सामान होता था वो बहुत महंगा हो जाता था, जिसकी वजह से लोग खरीदते नहीं थे, ठीक है। जिसके वजह से लोगों को बहुत इम्पैक्ट हुआ, या और बोला जाए कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, मतलब बेरोजगारी जो था वो बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडस्ट्री में भी, और ख़ास करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। तो देखा जाए कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका क्या क्यों फॉल हुआ। तो पहला डाउनफॉल इन हैंडीक्राफ्ट, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के घटने की वजह से जो था वो हमारे देश में जो था इंडस्ट्री सेक्टर जो था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स मिस रूल्ड हियर एंड फोर्स इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। ब्रिटिश जबरदस्ती फोर्सफुली ये बोलता था कि आप लोग जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट पर टैक्स ज़्यादा लगा देता था। अब अगर हैंडीक्राफ्ट कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि हाथ से बनाया हुआ क्लोथ है, तो क्लोथ पर क्या करता था, टैक्स ज़्यादा लगा देता था। टैक्स लगा देगा ज़्यादा तो वो महंगा हो जाएगा, अब महंगा हो जाएगा तो उसे लोग नहीं खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं फोर्सफुली जो था इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को घटाया गया। दूसरा, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस था, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब लिमिटेड था, वो सारे लोग यूज़ नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब मान लो कि जहाँ पर कम्युनिकेशन वगैरह, रोड वगैरह सही तरीके से नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कहाँ से इस्टेब्लिश करेगा वो, है कि नहीं। तो इसके वजह से भी, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर की वजह से भी सरकारी कंपनीज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तीसरा जो है अनबैलेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, कि हमारा इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अनबैलेंस था। अनबैलेंस का मतलब क्या है, कि अगर देखा जाए कि हमारे लोगों को, या हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे, उनको कभी भी ये नहीं बोला गया कि आप अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न करो, आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ, हमेशा उनको नकारा गया। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में बोला जाए 1907 में जाकर सेटअप हुआ क्या, टिस्को इंडस्ट्री, सबसे पहली बार। सोचो तो 200 साल, मतलब 150 साल के राज करने के बाद हमारे देश में कोई ऐसा इंडस्ट्री आया जो कि अपनी, हमारी भारत की कंपनी हो, ठीक है। क्योंकि वो कभी मॉडर्नाइजेशन पर फोकस ही नहीं किया, हमारे देश में कभी इंडस्ट्री लगाया ही नहीं, सारा इंडस्ट्री, सारा रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाता था और वहाँ पर प्रोड्यूस करके हमारे देश में फिनिश प्रोडक्ट लाता था। तो यहाँ पर टिस्को इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सेटअप किया गया। जमशेदजी टाटा, जो आज टाटा ग्रुप जो हैं, रतन टाटा उनके बेटे हैं, ठीक है। तो 1907 में उन्होंने, और 1912 में उसे स्टार्ट कर दिया गया, और 1912 में सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, हमारे देश में क्या था कि कैपिटल गुड्स अवेलेबल नहीं था। कैपिटल गुड्स का मतलब जिससे मशीनें वगैरह बनाया जा सके, या फिर जो मशीन जो है, मतलब मशीनरी प्रोडक्ट जो था हमारे देश में अलाउड नहीं किया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, वो लाया ही नहीं जाता था, जिसकी वजह से लोग जान ही ना पाए और उसको यूज ही ना कर पाए। तो ये सब सारी चीज़ें था जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर हमारा बर्बाद हो चुका था। रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट क्या था भाई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ रूल, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। दूसरा, कंपटीशन जो था मशीन और मशीन मेड प्रोडक्ट से हैंडमेड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा। मान लो मशीन का जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो आपको 50 रुपये में मिल रहा है, मान लो कि 500 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया उस वक्त का 500 रुपया। और जो हैंड से बनाया हुआ है वही चीज़, वो चीज़ आपको मिल रहा है 1000 रुपये में, तो आप क्या खरीदोगे, आपको सस्ता सामान चाहिए ना। कभी भी लोगों को क्या, सस्ता सामान चाहिए होता है और अच्छा सामान होता है। तो हैंडीक्राफ्ट इस वजह से नहीं चल पा रहा था, हैंडीक्राफ्ट हमारा बर्बाद हो गया था। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जो मशीन का बनाया हुआ कपड़ा वो सब ज़्यादा डिमांड हो रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, अब रेलवे लाने के बाद जो ब्रिटिश था, वो जो मशीन से बनाया हुआ कपड़ा था वो अलग अलग पार्ट में आसानी से पहुंचा दिया जाता था, जिसकी वजह से जो स्मॉल टाउन और विलेज में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बर्बाद हो चुका था। डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे पहले, वो लोग क्या करते थे, अपने सूट बूट बनाते थे और जिसका प्रचार प्रसार बहुत होता था, तो सामान जो था हैंडीक्राफ्ट वो बहुत बिकता था। लेकिन उनका भी ख़त्म कर लिया गया, कि कौन ख़त्म किया भाई इनको, ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया था। तो जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है।
अब अगर देखा जाए तो फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन में हम लोग पहले देखेंगे फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था। मतलब हमारे देश फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द टू नेशन। मतलब एक नेशन है, मतलब कंट्री वन और कंट्री टू के बीच में जो गुड्स, यहाँ मान लो कि गुड्स ये दे रहा है, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, और ये इसको इसको भी गुड्स दे रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश हेल्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि इंडिया में क्या इंपोर्ट होगा और क्या एक्सपोर्ट होगा उसकी मोनोपोली किसके पास थी, ब्रिटिश के पास। तो अच्छा अच्छा सामान या फिर ज़्यादातर सामान जो होता था वो कहाँ पर एक्सपोर्ट होता था, ब्रिटिश के पास होता था, जिसके वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाया। जैसे बोला जाए द मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अगर बोला जाए ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल जाता था जो, वो किसके पास था, ब्रिटेन के पास जाता था। वाइल कुछ कुछ जो चीज़ें थी एक्सपोर्ट होती थी या इंपोर्ट होती थी वो हम लोग साइलोन, जो अभी अभी का श्रीलंका, श्रीलंका का पहले नाम साइलोन, ईरान का पर्शिया नाम था, तो पर्शिया और चाइना, तो ये तीन कंट्रीज थे जिसके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। थोड़ा बहुत हुआ करता था, बाकी 50% या उससे अधिक जो था वो कहाँ एक्सपोर्ट होता था, वो हमारा ब्रिटेन के पास होता था। तो एक तरीके से उस वक्त का भी कंडीशन ब्रिटिश ने खराब कर रखा था हमारे फॉरेन ट्रेड को। अगर देखा जाए तो मोनोपोली क्रिएट था ब्रिटेन का, है कि नहीं। इन 1869 में इंट्रोड्यूस कर दिया सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल के थ्रू क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना बहुत आसान हो गया ब्रिटिश के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा ये एक माना जाता है कि जिसके वजह से फॉरेन ट्रेड जो था, इंडिया का फॉरेन ट्रेड वो बढ़ा, और जो ब्रिटिश था वो ज़्यादा सामान अब अपने देश में पहुंचाने लगा। तो 1869 के बाद ये सब शुरू हो गया था जब सुएज कैनाल। अभी सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, क्या कर रहा था हमारे देश से, रॉ मटेरियल, मान लो कॉटन जो था हमारे देश से ले जा रहा था, एक्सपोर्ट कर जा रहा था, और इंपोर्ट हमारे देश में जो क्लोथ था वो बना के ला के, मतलब हमारे देश का माल जो है उसको थोड़ा सा जब बना के फिनिश प्रोडक्ट बना के हमारे देश में बेच रहा था। इंडिया का जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा था, कहाँ पर सारा वेल्थ जा रहा था, एक तरीके से ब्रिटेन में। तो ये सब बहुत सारी चीज़ हैं जिसके वजह से हमारे देश में, हाउएवर दिस एक्स्ट्रा जो सरप्लस एक्सपोर्ट डिड नॉट ब्रिंग टू एनी गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। और कोई भी जो एक्सपोर्ट होता था उसका जो पैसे से अगर कोई सरप्लस एक्सपोर्ट हो गया मान लो, तो उसका जो भी गोल्ड है या फिर सिल्वर है वो अब हमारे देश में लाया नहीं जाता था, वो ब्रिटेन अपने लिए यूज़ करता था या फिर मान लो लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारे देश में नहीं होता था। तो अगर देखा जाए सुएज कैनाल, तो सुएज कैनाल एक मेजर अभी अभी भी जो अभी हाल फिलहाल में, पहले ब्रिटिश, ये इंडिया है, अब पहले ब्रिटिश को यहाँ से ऐसे करके यहाँ अपने लंदन में ले जाना होता था चीज़ों को। ठीक है। लेकिन जब से सुएज कैनाल कहाँ पर है, सुएज कैनाल इज द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट, एक एक्सपोर्ट का रूट है पानी के थ्रू, फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया को कनेक्ट करता है, कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, क्या करता है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। तो ये देखो अब क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाने लगा, अब देखो कितना शॉर्ट हो गया, पहले इतना घूम के जाना होता था इधर से, अब यहाँ पर शॉर्ट तरीके से, मतलब बोला जाए 11,600 किलोमीटर अब हो गया, पहले कितना था, 19,800 किलोमीटर, अब कितना कम हो गया, 7,500 किलोमीटर कम हो गया, जिसके वजह से और भी फास्ट वो अपने कंट्री पहुंचा सकता था। सिंस द कंप्लीशन ऑफ 1869 में जब सुएज कैनाल कंप्लीट हो गया तब यहाँ से शुरुआत किया गया, और एक शॉर्टेस्ट मेरी टाइम रूट है। आज भी बहुत सारा जो एक्सपोर्ट होता है हम लोग अपने देश से करते हैं और बाहर देशों में उसको ले जाते हैं। ठीक है। बाहर देशों को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ एक वाटरवेज था जो फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया अदर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट है उसको जोड़ता है, और जिसके थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से ले जाया करता था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये बताइएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है आप लोगों को कि हमारे देश का कंडीशन क्या था और किस तरीके से आगे बढ़ा। अब हम लोग पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे कि हमारे देश का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो कैसा था, हमारा देश कितना इम्पैक्ट हुआ वो देखेंगे, और हम लोगों को क्या क्या थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ ब्रिटिश के राज करने से। थोड़ा बहुत फ़ायदा, देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।